संघ से नजदीकी रही है, इसके वजह से लोग चाहते हैं कि आप फिर से वापस भाजपा में चले आए, और इसको लेकर सिर्फ आपका जो बैरियर है वो रघुवर दास जी बने हुए हैं, वही नहीं चाहते कि वो आप पार्टी में आए। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, मगर आज देश की राजनीति दो ध्रुवों में है, इंडिया और एनडीए में। आपने मन अगर बनाया है कहीं से चुनाव लड़ने का, तो उसमें धनबाद एक हो सकता है क्या? मान लीजिए हमको मौका मिल जाता है धनबाद से लड़ने का, मुझे खुशी होगी, मैं खुशी लड़ना चाहूंगा। जमशेदपुर से जब यहाँ की तुलना करता हूँ तो जमशेदपुर को ही मैं स्टील सिटी की बदले इरेगुलरिटी सिटी कहता हूँ। बहुत सारी अनियमितताएं होंगी, मगर धनबाद तो उसका बाप दादा है। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से चर्चा करने के लिए। और आज के मेहमान हैं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सह पूर्व मंत्री सरजू राय जी। सरजू राय जी आज न्यूज एनपी के स्टूडियो में हैं और उनसे हम राजनीतिक चर्चा करेंगे। सर, पहले तो न्यूज एनपी में आपका स्वागत है, पहली बार आए हैं स्टूडियो में हमारे। बहुत बधाई आपको स्टूडियो स्थापित करने के लिए। जी, पहले तो ये बताएं कि आज आप एक लोक उपक्रम समिति जो विधानसभा की उसकी समिति के कार्य से आप आए हुए हैं। वैसे ज्यादा कदा धनबाद में आपका लगातार आना जाना रहता है, धनबाद से प्यार भी है आपको? हाँ, प्यार तो सबसे है, कुछ प्यार दिखाई पड़ जाता है, कुछ छुपा रहता है, लेकिन धनबाद से कुछ ज्यादा प्यार है। हाँ, धनबाद का प्यार जग जाहिर है, ये कहते हैं। इसकी खास वजह? खास वजह कि लंबे समय से आना जाना यहाँ है। बिहार जब एक था उस समय से धनबाद आना जाना, धनबाद के कई लोग जो आज बड़ी हैसियत में हैं उनके साथ मुझे 1995, 96, 97, 98 में काम करने का मौका मिला है। तो एक अनौपचारिक संबंध सा बन जाता है। ये अलग बात है कि जब बड़ी हैसियत हो जाती है तो लोग अपनी बड़ी हैसियत को जताना भी चाहते हैं, तो मैं उसको भी स्वीकार कर लेता हूँ कि नहीं, आपकी हैसियत बड़ी हो गई है। नहीं, 4 बार जब आप आते हैं धनबाद तो कुछ लोगों को डर पैदा हो जाता है कि सरजू राय जी कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में तो अनेकों बार बात हुई है और मन में महत्वाकांक्षा प्रबल रहती है और व्यक्ति कुछ पा लेता है तो उसको खोने का भय सताते रहता है और यही मनोविज्ञान काम करता है। 2 सवाल है लोगों के मन में कि सरजू राय जी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? देखिए, इसमें इस प्रश्न का उत्तर हाँ ना में तो नहीं हो सकता है। लंबे समय से मैं विधायक रहा, मंत्री रहा और मैं धनबाद से चुनाव लड़ूंगा ये बात तो 2008-9 से सामने आ रही है, क्योंकि दामोदर बचाओ आंदोलन के माध्यम से हम लोग दामोदर को प्रदूषण मुक्त करने का अभियान कर रहे थे। अनेकों बार आना जाना कार्यक्रम होता था। तो आजकल क्या है ना कि लोगों को लगता है कि कोई व्यक्ति कोई काम क्यों करेगा और उसमें उसका स्वार्थ नहीं है, दामोदर से क्या मिल जाएगा, तो लोगों को लगता है कुछ ना कुछ तो होगा इसमें साहब। बोकारो से लेकर धनबाद तक दामोदर प्रवाहित है और इसी के दोनों तरफ धनबाद लोकसभा क्षेत्र भी है, तो ये क्यास लगता था। वह काम तो हम लोग निश्चल भाव से प्रकृति के लिए कर रहे थे और मैं हमेशा ही होगा, मान लीजिए हमको मौका मिल जाता है धनबाद से लड़ने का, मुझे खुशी होगी, मैं खुशी लड़ना चाहूंगा। मगर केवल एक धनबाद की सीट लड़ने के लिए अगर मुझे कोई बड़ी ताल तिकड़म करना पड़ेगा या कहीं अपने स्वाभिमान को गिरवी रखना पड़ेगा तो ये मुझसे नहीं होगा, ये संभव नहीं है। इस शर्त पर मैं धनबाद या कहीं से नहीं लड़ना चाहता हूं। आज जो हमारा असेसमेंट है उसके मुताबिक धनबाद लोकसभा या कोई भी लोकसभा सीट आप लड़िए तो निर्दलीय लड़ना बड़ी मुश्किल होता है। कार्यकर्ताओं का एक समूह होता है, हुजूम होता है जो कहीं से जुड़ा होता है। वैसा हुजूम बनाने के लिए आदमी को कोशिश करनी पड़ती है, वह कोशिश उन्होंने यहाँ नहीं किया है। 2 धाराएं हैं, इंडिया की है और एनडीए की है। अब इंडिया और एनडीए 2 ही मंच है जो लोकसभा चुनाव में प्रभावी रहेंगे। और मेरे साथ तो विडंबना यह है कि पूरे देश में इंडिया और एनडीए में मारापीटी होते रहती है, रोज बहस होती है। झारखंड में भी बाबूलाल जी में, हेमंत सोरेन जी में रोज लतम जुतम पैजार होती है। स्थिति ये बन गई है कि हर आरोप का जवाब एक आरोप है। मैं देख रहा हूँ जी, दोनों को जुबानी जो आरोप कोई लगाता है तो हम उस आरोप का जवाब दिए नहीं होता है, हम साहब उससे डबल आरोप आप पर लगा देंगे। जी।
तो ये वहां है, मगर मैं जहां से हूं जमशेदपुर से, एक ऐसी अजूबा जगह है जहां इंडिया और एनडीए दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, गलबहियां डाले हुए हैं। इंडिया के वहां मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, और एनडीए के इस राज्य में सबसे बड़े ओहदे वाले, संगठन के ओहदे वाले व्यक्ति रघुवर दास जी हैं। इन दोनों में ऐसी गाढ़ी दोस्ती है कि ये दोनों का लक्ष्य मैं ही रहता हूं, मैं कॉमन फैक्टर हूं उनकी दोस्ती में। तो बरसते रहते हैं लोग। रघुवर दास जी को भी अगर डेंगू का प्रसार होगा, मैंने उठाया कि डेंगू बहुत फैल गया है और इलाज नहीं हो रहा है बढ़िया से, तो वो भी अगले दिन निकलते हैं बाहर और कहते हैं कि इसके लिए हेमंत सोरेन दोषी हैं। और पड़ोस में आपके दाहिने बगल में बैठे हुए बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री है, इसके लिए दोषी है कि नहीं है वो कभी नहीं कहते हैं। अच्छा, उनका हमला इधर रहता है, उधर नहीं। उसी तरह से बन्ना गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोस देंगे कभी कभी, और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में उनको कभी कहीं खोट कमी नजर नहीं आती है। तो इंडिया और एनडीए का वहां रिश्ता है, तो वहां तो मैं निर्दलीय खप जाता हूं, एक विधानसभा का चुनाव लड़ना है। और मैंने अभी आकलन नहीं किया है कि धनबाद जैसे लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय चुनाव लड़ने की आजमाइश की जा सकती है कि नहीं। अगर कभी हम लोग इस पर काम कर लेंगे, जो भी दोस्त मित्र शुभचिंतक इस क्षेत्र में हैं, उनका मन अगर बन जाएगा तो हम लोग वह दांव भी खेल सकते हैं। इसलिए राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। मगर आज देश की राजनीति दो ध्रुवों में है, इंडिया और एनडीए में। लेकिन एक सवाल है कि कहा जा रहा है कि चूंकि आज भी आपका जो आरएसएस से नजदीकी रही है, संघ से नजदीकी रही है, इसके वजह से लोग चाहते हैं कि आप फिर से वापस भाजपा में चले आए, और इसको लेकर सिर्फ आपका जो बैरियर है वो रघुवर दास जी बने हुए, वही नहीं चाहते कि वो आप पार्टी में आए। नहीं, देखिए, जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और इसका जो संगठन का परिवार है, उसमें कोई व्यक्ति महत्व नहीं रखता है। ऐसा नहीं है कि संगठन चाह ले और रघुवर दास न चाहें तो मैं भाजपा में नहीं आऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। या मैं चाहूं कि मैं रघुवर दास जी को कहीं चुनाव नहीं लड़ने दूं, या वो जहां से चुनाव लड़ ले या लोकसभा का, मैं भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाऊं कि मैं भी चलूंगा साहब, लड़ूंगा। चतरा से लड़ते हैं तो चलिए मैं भी लड़ लेता हूं। पिछले बार तो चाह के आपका टिकट तो कटवा ही दिए थे, पार्टी में रह के टिकट कटवा दिया, मुख्यमंत्री थे। मगर जब संगठन मन बना लेता है तो कोई व्यक्ति तो उसके आड़े नहीं आता है। अब इसमें है कि अगर कोई सोचता होगा कि मैं कोशिश करूं, मैं प्रयास करूं, अब तक मैंने नहीं किया, आगे भी नहीं करने वाला हूं, तो न भाजपा प्रयास कर रही है न मैं प्रयास कर रहा हूं। मगर राजनीति में एकमात्र विकल्प तो यही नहीं है। इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार, स्थान के अनुसार, समस्याओं के अनुसार तो जनता निर्णय लेती है। तो आम तौर पे राजनीति में दो ध्रुव हैं राष्ट्रीय राजनीति के। ये दो ध्रुव हैं, मगर हर नियम का अपवाद होता है। तो इसलिए मैं इसके बारे में कहीं ऐसा नहीं है कि मैंने मन बना लिया उसके लिए मैं यहां घूम रहा हूं, और मन बना लेता तो मैं भारतीय जनता पार्टी में चला जाता। मैं भारतीय जनता पार्टी में केवल इसलिए नहीं जाऊंगा कि मुझे धनबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ना है, ऐसे चलो भाई भाजपा में चले जाओ, उम्मीदवार बन जाओ, जीतने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो मैं इसके लिए तो कभी भाजपा में जाऊंगा नहीं। हम लोग भाजपा में जब गए, संघ में गए, तो कोई उम्मीद लेकर थोड़ी गए थे कभी भी, और लंबे समय तक काम किया हम लोगों ने। जब संघ और जनसंघ और भाजपा से बहुत अधिकांश लोग अपरिचित थे, तब भी हम लोग वहां गए, काम करते रहे, इमरजेंसी में काम किया। तो किसी संगठन में जाना होगा तो उस संगठन के नीति के लिहाज से जो हमारी भी नीति है जा सकता है। एक अभी G20 का सम्मेलन हो गया, देश भर के हमारे राष्ट्राध्यक्ष आए। ये सम्मेलन सक्सेसफुल रहा क्योंकि इसमें डिक्लेरेशन भी हुआ और भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर थोड़ी निखरी भी है। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में इससे मोदी जी की छवि और ज्यादा बेहतर हुई और 2024 में उनको फायदा भी मिलेगा इसको? नहीं, मोदी जी वैश्विक नेता के रूप में स्थापित हुए हैं और कई सवाल जो उनके बारे में यहाँ उठाते थे लोग और लगता था कि जनता उनको सुन रही है, वे सवाल अब गौण हो गए हैं। तो विश्व स्तर के नेताओं की कतार में आ ही गए हैं, और जब उसमें आते हैं तो देश की जनता को भी लगता है कि भाई एक ऐसा व्यक्तित्व हमारा है जो
अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, तो जनता कभी भी नहीं चाहती है कि बतासा के लिए हम मंदिर तोड़ दें, प्रसाद मिल जाए बतासा का, इसके लिए मंदिर तोड़ना पड़े। तो इसका केवल अंतर्राष्ट्रीय लाभ नहीं पहुंचा है, मोदी जी को राष्ट्रीय लाभ भी पहुंचा है। लेकिन तब फिर ये विवाद की जरूरत क्या है? इंडिया और भारत के बीच में ये अलग अलग, चूंकि नामकरण को लेकर अभी एक बड़ा चर्चा बहस छिड़ गई है, और दो मसला है, एक इंडिया और भारत, और दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन, इन दोनों पर बहस छिड़ी हुई है। कि जो लोग इंडिया और भारत के विवाद में कूद रहे हैं, खास करके समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग, ये सभी इसके पैरोकार थे कि देश भारत होना चाहिए, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा तो हम लोग 1965-66 से सुनते आ रहे हैं। गैर कांग्रेसवाद की धुरी बनाया उन्होंने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ बात करके रणनीति बनाई, और उनका यह प्रयोग सफल रहा, और बाद में जयप्रकाश जी जब आए तो पूरी तरह सफल हो गया प्रयोग। तो उस समय तो भारत और इंडिया को कहा जाता था कि जो शहरी लोग हैं, जो अभिजात हैं, समृद्ध हैं, वे इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं और बाकी जनता भारत का प्रतिनिधित्व करती है। जब भी योजना आयोग नीतियां बनाता था तो लोग उसमें ढूंढते थे कि नीतियां कितना इंडिया के पक्ष में और कितना भारत के पक्ष में है। तो ये सभी समूह भारत का पक्षधर था। आज नरेंद्र मोदी के मुंह से ये बात निकल गई तो ये सब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। ये आश्चर्यजनक है। इससे लगता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय नेतृत्व कितना खोखला है और कितना अवसरवादी है। इसलिए अगर भारत हो, भारतवर्ष हो, तो ये तो हम सभी के लिए गौरव का और ऐतिहासिक गौरव को पुनः स्थापित करने का एक कदम होगा। मोदी जी करेंगे तो मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो उनसे अगर मतभेद भी रखेंगे, उनकी पार्टी के साथ नहीं है, तब भी उनका इस मुद्दे पर समर्थन करेंगे। लेकिन इंडिया में जो अभी हाल में स्टालिन का बयान आया सनातन पर, जिस तरह का उसने बयान दे दिया, दूसरे लोगों ने इस तरह का बयान दिया, इससे तो ज्यादा उनके अंदर में जो गठबंधन है उसी में बेचैनी पैदा होगी। इससे नुकसान हुआ है, इंडिया का जो गठबंधन है नुकसान हुआ है। और हम लोगों का देश और समाज तो विविधता भरा है। एक कोने में कुछ स्टालिन कह सकते हैं, दूसरे में कुछ योगी जी कह सकते हैं, तीसरे कोने में कुछ और कह सकता है। तो इस सबको सुनकर गुनकर सामासिक भाव से इस देश को चलाने की बात होती है। आज पुत्र ने कह दिया तो मुख्यमंत्री ने तो कहीं न कहीं इस पर अफसोस भी उनकी बात से लगा है कि उचित नहीं है, मुझे काम तो हो गया। अभी असल समस्या आया कि इंडिया गठबंधन में संयोजक तय नहीं हो पा रहा है। नीतीश जी का नाम की चर्चा होनी थी, वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि सभी के बीच में अभी भी कुछ न कुछ स्वार्थ है। कई विरोधाभास है। कुछ फंक्शन राष्ट्रीय ऐसे होते हैं मोदी जी के द्वारा आयोजित, जिसमें सब तय करते हैं कि हम नहीं जाएंगे। और ये वैश्विक स्तर का जो कार्यक्रम हुआ, इसमें तो लोगों ने अपनी भूमिका अपनी अपनी अलग से तय की, तो इससे भी तो कलई खुल जाती है इंडिया गठबंधन की कि इनमें जो विरोधाभास है वह विरोधाभास मौलिक विरोधाभास है। उसको मुलामा लगा के चिप्पी साट के दूर नहीं किया जा सकता है, और यह विरोधाभास कभी भी उभर सकता है। नहीं, चर्चा तो आया। अभी अधीर रंजन ने तो सवाल उठा दिया कि नीतीश जी चले गए, ममता दीदी चली गई, इधर हेमंत जी चले गए, तो फिर गठबंधन में ये सब तो ठीक नहीं लग रहा है। ये ऐसा होते रहेगा, ये स्वाभाविक रूप से रहा है। हम लोग तो कहते थे समाजवादी मित्रों के बारे में कि ये 2 साल से अधिक एक साथ नहीं रह सकते हैं और 1 साल से अधिक अलग अलग नहीं रह सकते हैं। ये प्रयोग तो अनेकों बार दोहराया गया है। समाजवादी पार्टी, संयुक्त समाजवादी पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी, ये तो बनते रही है, बिछड़ते रही है। झारखंड के सदर में आ रहा है कि डुमरी उपचुनाव से इंडिया गठबंधन ज्यादा उत्साहित है। हेमंत जी को लगता है कि अभी भी जनता का भरोसा कायम रखे। वो उत्साह की बात एक ही है। अगर डुमरी का आप स्पष्ट विश्लेषण करेंगे तो डुमरी का उपचुनाव मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण के कारण जीता हुआ चुनाव है। जितने मुस्लिम मत हैं, जो व्यक्ति खड़ा था उसको पिछली बार 35,000 वोट आया, इस बार 3,000 वोट आया। वो वैसी फैक्टर काम नहीं आया। हाँ, वैसे आए। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाजपा के ही कुछ अति उत्साही लोग कहीं जमशेदपुर से कहीं से पहुंच गए, जिनको आजसू ने अपने चुनाव में बुलाया भी नहीं था। अच्छा। और वहां जाकर खामखा एक आध मीटिंग में जय श्री राम का नारा लगवा दिए। तो आजसू तो इससे परहेज करता है।
आज सोचा रहा था कि मुस्लिम वोट को भी समेटे या मुस्लिम वोट में भी विभाजन करा दें, मगर ये तो नहीं हुआ। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण कराने में जमशेदपुर जैसे शहरों के बड़े नेताओं का भी अपना हाथ रहा है। लोगों ने बुलाया नहीं मगर आप चले गए, और जाकर भी आपने उनकी बात नहीं कही, आपने अपने मन की बात कही, जिससे मुस्लिम ध्रुवीकरण में आसानी हुई और मुस्लिम एक साथ इकट्ठा हो गए। तो ये चुनाव का इतना ही विश्लेषण है। अब अगर इस चुनाव में मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण हुआ है तो आगे के चुनावों में इसकी प्रतिक्रिया भी हो सकती है। भविष्य क्या दिख रहा है, क्योंकि अब नेक्स्ट जो 2024 के नजदीक आ गया है, और अभी हेमंत जी के साथ हम देख रहे हैं कि जब भी ईडी का समन आ रहा है, तीसरा समन गुजर चुका है, वो अब गेम जो है दूसरे पाले में डालना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास जाके कह रहे हैं कि भाई हम अब पीड़ित हो गए क्योंकि हमें पीड़ा पहुंचाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे निर्णय हैं जिनमें अनुसंधान के बारे में कहा गया है कि कोई भी कोर्ट अनुसंधान में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगर ईडी हेमंत जी को बुला रही है तो ये अनुसंधान का एक हिस्सा है। अब सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा कोर्ट है, उसके ऊपर भी कोई कोर्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय टूट जाते हैं, वहां जाकर कई निर्णय टूट जाते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई लाभ मिलने वाला है, नहीं तो अर्जेंट मैटर मानकर सुप्रीम कोर्ट कब की इसकी सुनवाई कर दिया होता। इसलिए मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है और मुख्यमंत्री पद पर जो व्यक्ति बैठा है उससे पूछताछ करनी है तो केंद्रीय एजेंसियों को उससे समय लेकर उसके द्वारा तय किए गए स्थान पर जाकर पूछताछ करनी चाहिए। जैसा पशुपालन घोटाले में यूएन विश्वास ज्वाइंट डायरेक्टर थे, लालू जी से पूछताछ करनी हुई तो उनकी मर्जी का स्थान तय किया गया गेस्ट हाउस, वहां पूछताछ हुई। पहली बार भी जब ईडी ने बुलाया था और हेमंत सोरेन चले गए थे तब भी मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री के पद की संवैधानिक मर्यादा को देखते हुए ये ईडी को मुख्यमंत्री से बात करके उनके मन का कोई स्थान तय करा के वहां जाके पूछताछ करनी चाहिए। अब भी अगर ईडी इसके लिए पहल करता है तो इसलिए ईडी की गंभीरता इससे बढ़ेगी। पद पर कौन व्यक्ति है ये महत्वपूर्ण नहीं है, पद महत्वपूर्ण है। अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है इन केस अगर भ्रष्टाचार के मामले में, जैसा कि उन पर कई तरह के लग रहे हैं, तो इस स्थिति में उसका उपयोग तो वो चुनाव में करेंगे या फिर वो जनता के बीच आएंगे? भाई हर प्रशासनिक या भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की प्रतिक्रिया तो एक होती है, इसके राजनीतिक पहलू भी होते हैं। अब ये जिस लिए उनको बुला रहे हैं या जिस लिए गिरफ्तार करेंगे, मुझे नहीं पक्का यकीन है कि इस बार बुलाएंगे तो गिरफ्तार करेंगे, मुझे तो नहीं लगता है गिरफ्तार करेंगे। और अगर कभी गिरफ्तार करने की नौबत आती है तो ठोस सबूतों को जनता के बीच में बताएंगे, जैसे लालू जी के समय में हुआ। लालू जी भी चुनाव जीतते रहे, 2000 का चुनाव भी जीता, बहुत बड़ा उनका बहुमत नहीं रहता था, किसी न किसी का समर्थन लेकर ही वो सरकार बनाते रहे थे। असल सवाल तो आज भी उठ रहा है कि सीबीआई, ईडी, आईटी को एक भी भाजपा के पुराने भ्रष्टाचारी पर कोई दागी नजर नहीं आ रहा है जिसपे कोई कार्रवाई कर सके। अभी तो हो नहीं रहा ऐसा। नहीं, ऐसी बात आप ही नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसी बात कर रहे हैं। और कई बार मैंने भी ये कहा है कि ठीक है ईडी सीबीआई काम करती है, कोई एफआईआर होता है, कोई मामला उसके यहाँ जाता है। ईडी ऐसा नहीं है कि जिस मामले में चाहे कुछ जाए और सबूत इकट्ठा करे, मगर ईडी ने जो 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें एक साहेबगंज का पत्थर घोटाला है, उसमें तो ईडी ने कोर्ट में जो चार्जशीट जमा किया है उस चार्जशीट में लिखा हुआ है कि अवैध खनन, अवैध परिवहन ये 2015-16 से हो रहा है, और 2015-16 से 2019-20 तक जो रघुवर दास जी के मुख्यमंत्री का काल था उस समय जितना हुआ है अवैध खनन परिवहन, उसका 1/4 2020 से 2022 तक हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में हुआ है। तो अगर ईडी इस पर चार्जशीट दाखिल करती है और हेमंत जी को भी समन करती है तो एक बार रघुवर दास जी से भी तो प्रेम पत्र का प्रेमालाप होना चाहिए, और बुला के पूछते हैं कि भैया आपके समय जो हुआ वही किरदार अभी भी है, प्रेम प्रकाश एंड अदर्स, तो आपका क्या रिश्ता था। दूसरा, पूजा सिंघल गिरफ्तार हुई। पूजा सिंघल जिन आरोपों में ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है उन्हीं आरोपों में 2018 में रघुवर दास जी ने उनको क्लीन चिट दे दिया है, ये निर्दोष है। उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया है,
तो एक बार ईडी को पूछना तो चाहिए उनसे कि भाई साहब ऐसी क्या खासियत थी कि हमने गलत पाया और आपने उसको सही पा लिया। ये दो मुकदमे हैं जिनमें पूछताछ होनी चाहिए। जमशेदपुर से अब यहाँ की तुलना करता हूं तो जमशेदपुर को ही मैं स्टील सिटी की बदले इरेगुलरिटी सिटी कहता हूं। बहुत सारी अनियमितताएं होंगी, मगर धनबाद तो उसका बाप दादा है। यहाँ तो जहां हाथ डालिए, जो भी बात करता है बड़ी डरे हुए सहमे हुए बात करे, बात करते समय दाहिने बाएं आगे पीछे देख ले, मगर जो बातें आती हैं वाकई अगर ये सही हैं तो मुझे नहीं लगता है कि निकट भविष्य में धनबाद का भला होने वाला है। इसके खिलाफ आवाज यहाँ से उठनी चाहिए। आखिरी सवाल फिर वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था कि आपने मन अगर बनाया है कहीं से चुनाव लड़ने का तो उसमें धनबाद एक हो सकता है क्या? देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि मेरे मन में संसद में जाने की इच्छा जरूर है। दूसरी तरफ मैं अपने आप को संतुष्ट भी महसूस करता हूं कि लंबे समय से राजनीति से रहकर बहुत कुछ हमने विधानसभा विधान परिषद से बाहर रहकर भी पाया, मंत्री भी बना। तो मैं अब तक की अपनी यात्रा से संतुष्ट हूं। और दूसरा कि जब बीजेपी ने मुझे 2019 में ठिकाने लगा दिया तब जमशेदपुर की जनता ने मुझे बोनस के रूप में विधायक बना दिया। यह भी एक बड़े संतोष का कारण है। और देश की संसद है। एक बार इच्छा जरूर होती है कि प्रत्येक संसद में जाकर हम अपने आप को तौलें कि भाई बैनर एनडीए हो न हो, इंडिया हो न हो, निर्दलीय भी एकला चलो राह पर निकल पड़ेगा। नहीं, ये तो इच्छा है ना। अब इच्छा मूर्त रूप लेगी कि नहीं लेगी या इच्छा दमित रह जाएगी, ये तो समय तय करता है। इसलिए मैंने कहा कि दो ध्रुव हैं, इन दो ध्रुव में से किसी को आदमी चुनेगा तो एक संभावना बन सकती है। नहीं, अगर जुनून इस हद तक चला जाएगा, पागलपन की हद तक, तब तो आदमी कुछ भी कर लेता है कुछ भी कर लेता है। मतलब आप तौल रहे हैं, आंक रहे हैं कि कहाँ है हम अभी? नहीं, मेरी इच्छा है लोकसभा का चुनाव लड़ने की। जगह तय नहीं किया, मगर मेरी इच्छा यह भी है कि जमशेदपुर में मुझे जितना करना चाहिए था अभी वर्तमान विधानसभा क्षेत्र में, मैं उतना नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाया हूं। मैं कहीं संसद का रुख करूंगा तो यहाँ के लोग कहेंगे कि भाई आपने तो कई चीजों को करने के लिए कहा था, वे चीजें तो हुई नहीं, अधूरी रह गई। तो ये भी लगता है कि फिर क्यों नहीं जमशेदपुर पूर्व से ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। ये द्वंद्व रहता है, इसलिए हम इसको बिल्कुल पर्दे में भी नहीं रखना चाहते। इसलिए साफ साफ मैं कह रहा हूं कि द्वंद्व है तो एक कहावत है कि हजारों गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो धनबाद से प्यार है, अगर ऐसा ही करना हो धनबाद के अलावा भी तो जगह हो सकती हैं। तो अभी आप सुन रहे थे सरजुल राय जी को, जो साफ साफ कह रहे हैं कि कुछ द्वंद्व है, लेकिन ये धुंध जो है बहुत जल्दी साफ हो जाएगी, क्योंकि एक बात उन्होंने क्लियर कर दिया है कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जगह कहां होगा ये अभी तय नहीं कर पा रहे हैं। और एक बात सही है कि राजनीतिक तौर पर वो चाहते हैं कि एक बार संसद की गलियारा जरूर घूमे और जनता की बहुत सारी जो शिकायतें हैं जो अब तक नहीं पहुंच पा रही है उस संसद भवन में जहां पे गूंजनी चाहिए इनकी आवाज, शायद वहां तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं। अब देखिए वो जगह जमशेदपुर का होता है या धनबाद का, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी रोहन के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।